Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are continuing our class 9th Physics and Chemistry chapter number 4, and the name of the chapter is Refraction of Light at Plane Surfaces. Before starting this chapter, I'd like to tell you the difference between the reflection and refraction. So in your previous classes like 8th class, you have learned about the reflection of light at plane surfaces, and in that you have already come across the laws of reflection, what is like mirror, as well as you have go through with the Fermat principle. This is one of the important principle related to your 8th class, as well as you learn something about the types of image, that is real image, virtual image. This many things you come across in your previous class. In this class we will going to know the new word, as you can see on the board, is refraction. What is refraction? But before understanding this refraction, we have to know the difference between reflection and refraction. Then only we can learn this chapter easily. So जैसा कि आप जानते ऑल स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैं सैयद राशिद हूँ. आज हमारी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस. हमने हमारे पिछले क्लास यानी 8th क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. इस क्लास में हम रिफ्रैक्शन, एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है नया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अगर आपको रिफ्रैक्शन के बारे में समझना है तो आपको रिफ्लेक्शन के बारे में मालूम होना पड़ेगा, तो ही आप ये समझ सकते. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिंपली इंग्लिश में 4 स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लेके लिखाए हैं. तो पहला पॉइंट आई लाइक टू एक्सप्लेन इज लाइक रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट थ्रोन बैक. इफ लेट दिस इज एन सरफेस, ओके, इन थ्रोन बैक इन सेंस इट माइट बी लाइट, एनी ऑब्जेक्ट. ये कौन सी लाइट भी हो सकता है या कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता. बट एज वी आर लर्निंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट इटसेल्फ. क्योंकि हम लाइट के बारे में पढ़ें तो लाइट का ही देखेंगे. रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? लाइट यहाँ पे फॉल होगी, ठीक है, फॉल होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी सीधा सीधा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे. यानी थ्रोन बैक, पीछे की तरफ वापिस आ जाती. टेक प्लेस इन मिरर, ये किस में होगा? मिरर के अंदर होता है. और व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का पर्पस क्या है? रिफ्लेक्शन का पर्पस क्या है? इमेजेस फॉर्म होते हैं. यहाँ पे इमेजेस क्या होते हैं? फॉर्म होंगे. और रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए हमको? नीड लाइट. लाइट इज कंपलसरी. अगर लाइट है तो रिफ्लेक्शन होगा, वरना रिफ्लेक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन को लेके भी 4 पॉइंट हैं, जैसा आप देख सकते हैं. स्पीड और डायरेक्शन चेंज. किसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगा? क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट ही होगा इन दिस चैप्टर, ठीक है. नेक्स्ट है टेक प्लेस इन लेंसेस. लेंसेस किसको बोलते हैं? एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होना है. लेंस भी हो सकता है या फिर ये लेंस में भी हो सकता है रिफ्रैक्शन. और एक दूसरी चीज़ ये है कि प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे भी हो सकता है. नहीं, प्लेन TRANSPERANT, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे भी ये रिफ्रैक्शन हो सकता. ये 2 चीज़ों पे. रिफ्रैक्शन का पर्पस क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ रिफ्रैक्शन? टू फॉर्म इमेज. इमेज बनना रहता है. रिफ्रैक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? नीड लाइट. लाइट की ज़रूरत है. अब ये रिफ्रैक्शन होता क्या, देखिए. अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक सरफेस रख दूँ जो ग्लास है, ठीक है. ग्लास किसको बोलते हैं? जो आईना है. आप लोग अगर एयरपोर्ट पे जाओगे या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पे जाओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लासेस यानी दिखाई देंगे, ठीक है. तो ये हो गया आपका गिलास. अब यहाँ पे जैसा ही लाइट गिरते कि क्या होता? इसका जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. डायरेक्शन के साथ स्पीड भी चेंज हो सकती. जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दूं, हवा में लाइट की स्पीड क्या होती? 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हवा में इसकी स्पीड होती है. लेकिन जब इसके अंदर ट्रैवल हो रहा तो इसकी स्पीड हो सकता है इससे डिक्रीज हो जाए, यानी कि 1.25 इंटू 10⁸ ऐसा हो सकती. फिर उन्हें जब बाहर की तरफ निकली तो स्पीड उसकी थोड़ी बढ़ भी सकती, जैसा 2.20 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं, ये वैल्यूज एक्चुअल नहीं है. ये एक्चुअल वैल्यू है, ये आपको ACTUAL, ये एक्चुअल वैल्यू है. ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा. तो यहाँ पे आप बोल सकते प्रीड और डायरेक्शन क्या हो रहा? लाइट का चेंज हो रहा. या तो स्पीड बदल जाती या तो डायरेक्शन उसका बदलता. किसका? लाइट का. टेक प्लेस इन लेंस और प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस. ये जो आपको एग्जांपल में दिया था ये तो एक प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस हो गई.
लेंस कुछ इस तरीके से रहता है। लेंस के लिए आपको दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि लेंस आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो तो हाइट है। दूसरा शर्त ये है कि उसकी एक सरफेस तो भी कर्व होनी चाहिए। तो लेंस के बारे में वैसे आप लोग आपके 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे लेंसेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे 9th क्लास में क्या है, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस के बारे में है। यानी कि एक मोटा सा ग्लास स्लैब रख दिया, उसके ऊपर लाइट अगर हिट करे तो क्या होता, तो इसके बारे में है। वेराज 10th में कर्व सरफेसेस के बारे में, आपको लेंसेस के बारे में रहेगा। पर्पस क्या है रिफ्रैक्शन का, इमेज क्या होती फॉर्म होती, और रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, लाइट की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का परफेक्ट डिफरेंस समझ में आया होगा। और स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स, ये 4 तो बेसिक डिफरेंसेस है जो मैं आपको बताया हूँ। इसके साथ साथ और बहुत सारे इसके अंदर डिफ्रेंसिएशंस रहते रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, लेकिन क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो आपको इतना तो समझना पड़ेगा। दिस विल हेल्प यू इन योर 10th क्लास ऑल्सो, प्लस इन योर इंटरमीडिएट, दोज हु आर लुकिंग टू टेक MPC एंड BPC। जो भी फिजिक्स से इंटरमीडिएट करना चाह रहे हैं, चाहे वो MPC के स्टूडेंट हो या BPC के स्टूडेंट हो, उनके लिए भी काम आएगा। नाउ द टाइम टू डू वन थिंग, व्हाट द थिंग यू हैव टू डू, आप चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेसेस लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस लिख लीजिए। साथ ही साथ जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं उधर आप डेट भी आपकी डालें। एज दिस इज एन रिकॉर्डेड वीडियो आई डोंट वांट टू पुट द डेट, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं डेट नहीं डाल रहा, आपको करना है। नाउ द टाइम टू कॉपी विच इज रिटन ऑन द बोर्ड। Hope you have copied the 4 main and basic differences related to reflection and refraction. Make sure that you need to draw the rough diagram which I drawed. Okay? जो मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया था वो भी आप ड्रॉ करके रख ले ताकि आपको मज़ीद अच्छे से अच्छा समझना है। नाउ लेट अस बिगिन आवर मेन चैप्टर। ओके, we have learned about the reflection of light on plane surfaces in class 7th and 8th. Beauty of the nature is made apparent with light. Light exhibit many intersection phenomena. Let us try to explore a few of them. You might have observed that coin kept at the bottom of the vessel filled with water appears to be raised. Similarly, a lemon kept in a glass of water appears to be bigger than its size. When a thick slab is placed over some printed letter, the letter appears rising when viewed through the glass slab. What could be the reason for the above observations? जैसा कि आपको मैं इंग्लिश में रीड करा तो आप सुने ही होंगे। नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। जैसा कि आपने 7th और 8th क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत सारा आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने क्या क्या देखा कि लाइट एक ऐसी चीज़ है नेचर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत, यानी कि ये एक चीज़ है, यानी हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा, यानी लाइट को जब हम देखेंगे अलग अलग तरीक़ों से तो बहुत हमको अच्छा दिखता। साथ ही साथ आपने कभी देखा होगा जो एक कॉइन है, ठीक है, अगर कॉइन को हम ट्रांसपेरेंट सरफेस में रख दिए, ठीक है, या फिर ट्रांसपेरेंट वेजिल में अगर आप रख दिए तो आपको जो है कॉइन ऊपर की तरफ यानी कि राइज हुए जैसा दिखती। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आगे। वैसे तो हमारे पास बहुत बड़ी एक्टिविटी है ये। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है इसके अंदर हमने पानी भर दिया तो कॉइन को इधर की तरफ हम रखेंगे तो इधर की तरफ उसकी इमेज बनती है। ये क्या रहता, एक्चुअल ऑब्जेक्ट रहता जो हमारी कॉइन है, इधर की तरफ क्या है उसका इमेज बनता। तो ये एक फेनोमिना दिखता। और एक फेनोमिना, जब आप ग्लास भर के पानी डाले उसके अंदर लेमन रख के उसके साइड ऑफ दी वॉल्स में देखे तो आपको क्या होता कि वो जो आपको लेमन है बिगर बड़ा दिखने देता, उसके साइज से ज़्यादा बड़ा दिखता आपको। तो वो एक यानी कि लेमन ओके अपीयर्स APPEARS बिगर BIGGER बिगर व्हेन इट केप्ट, कहाँ पे रखे तो इसको GLASS ग्लास फुल ऑफ वाटर, यानी एक फुल ग्लास वाटर है उसके अंदर लेमन को डाल के हम आसपास से देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा साइज का दिखाई देगा। वैसे ही अगर हम एक ग्लास स्लैब रखें, यानी कि एक हमारा समझिए ये पर्टिकुलर एक पट्टी है ग्लास की, उसके नीचे पेपर रखे और पेपर के ऊपर कुछ लिखे हुआ है लेटर्स, तो लेटर्स की इमेज यहाँ पे दिखाई देगी हमको। ये क्या रहता, मेन ऑब्जेक्ट रहता जिसपे कुछ तो भी लिखा हुआ है, ये उसकी इमेज यानी कि बनेगी। तो ये सारे फिनोमिनास आपको अकर्स होते। ये जो 3 केसेस मैं आपको बताया हूँ इसमें आपको यानी कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस लर्न। फर्स्ट हम एक एक्टिविटी नंबर 1 है, ये आपको घर में करना है। देखिए ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इतनी मज़े की एक्टिविटी है। माई सजेशन
इज़ टू गो अहेड एंड डू दिस एक्टिविटी। थोड़ा सा आगे बढ़ो और ये एक्टिविटी करो, घर में मज़े की है। सो इन एक्टिविटी नंबर 1 व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, सिंपली आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी इटसेल्फ। सीधी बात बोलता हूँ मैं हिंदी के अंदर। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, जो कांच की ग्लास रहती है, जो हमारी पानी पीने की, वो ग्लास में फुल पानी फिल कर लीजिए यानी भर लीजिए। इसके बाद पेंसिल रहता ना, उसके अंदर डीप कर दीजिए यानी रख दीजिए। रखने के बाद आपको 2 तरीके से इसको देखना है, एक तो उसके टॉप से देखना है ग्लास के, और दूसरा उसको पेंसिल को साइड से देखना है। तो आप ये दोनों व्यूज़ यानी कि जो 2 तरीके से आपने व्यू यानी कि देखा था, उसमें आप क्या डिफरेंस यानी महसूस किए, आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। दिस आंसर यू हैव टू डू बाय योर ओन, आपको खुद से करना है दिस आंसर। ओके, दिस इज एन एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 की बात हम करेंगे। ओके भाई, इसके आंसर मैं बोल देता हूँ मैं। पहली चीज़ ये है कि उसके अलग अलग व्यूज़ आते, एक तरफ से उन्हें देखने पे लंबा दिखेगा पेंसिल, दूसरी तरफ से देखने पे पेंसिल खाली एक इंच सीधा दिखेगा। आप लोग खुद देखे तो ये एक्टिविटी 1 बहुत अच्छे से आपको समझने आ सकती। तो एक्टिविटी नंबर 2 में करना क्या है, लिसन केयरफुल्ली। गो टू लॉन्ग वॉल ऑफ लेंथ अबाउट 30 feet फेसिंग द सन। Go to one end of the wall and ask your friend to bring a bright metal object near the other end of the wall. When the object is few inches from the wall, it appears distort and you will see a reflected image in the wall as through wall were a mirror. Why is there an image of an object on the wall? To answer the above question and to give the reason for situation mentioned, we need to understand the phenomena of refraction of light. तो देखिए, अब ये क्योंकि इंग्लिश में तो सुन रहे थे, हिंदी में जल्दी एक्सप्लेनेशन सुनिए आप। एक आप लॉन्ग यानी कि बड़ी दीवार के पास जाइए और वो दीवार होना चाहिए, उसकी जो लेंथ होनी है, चौड़ाई कम से कम 30 feet होनी चाहिए बताया जा रहा। और एक एंड पे आप जाके ठहरिए और आपके फ्रेंड को बोलिए कि कोई एक मेटल जो है लेके आके वो दीवार के पास मारे। और ख्याल रहे जब भी आप जा रहे हैं, जब सनलाइट होना चाहिए यानी कि धूप की टाइम होना चाहिए, तो मारने पे आपको मालूम होगा कि जो मेटल होती है ना, वो मेटल की डिस्टॉर्ट बोलते हो, धुंधली या फिर टुट्टी पुट्टी यानी कि अलग टाइप की एक इमेज फॉर्म होती, किस पे, वॉल के ऊपर फॉर्म होती। और वॉल क्या करता, मिरर के जैसा एक्ट करता उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये क्यों होता, तो इसको जानने के लिए हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना पड़ेगा। तो एक्टिविटी नंबर 3 में हम डायरेक्ट रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि रिफ्रैक्शन है क्या। ओके, वैसे तो मैं रिफ्रैक्शन के बारे में एक सिंपल बात बोला था, वो शायद याद भी होगी आपको। अभी हम थोड़ा अंदर डीप में जाएंगे रिफ्रैक्शन को लेके। टेक ए swallow vessel with opaque wall such as mug or tin or a pan is suitable. Place a coin at the bottom of the vessel. Move away from the vessel until you cannot see the coin. केस 1 में क्या कीजिए आप swallow vessel opaque यानी कि एक ऐसी वेजिल लीजिए, थोड़ा सा उसका जो यानी कि जो पार्ट है लाइट आपको चौड़ा होना चाहिए, यानी कि जो उसकी ब्रेथ है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो ले लेके उसके बीचों बीच आपको क्या करना है, कॉइन प्लेस करना है। ठीक है, कॉइन प्लेस करने के बाद आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं समझिए। ठीक है, आपको मूव होना है, उस पॉइंट पे जाके रुक जाना है जिस पॉइंट पे आपको कॉइन अपीयर नहीं हो रही। तो समझने आ गया आपको केस 1 में क्या कर रहे हैं हम, एक ऐसी यानी कि थोड़ी सी चौड़ी ले रहे हैं, जैसा कि आप टीन ले सकते हैं या फिर आप जो आपका टिफ़िन का बॉक्स रहता है मेटल का बॉक्स लेना चाहिए, वो ओपेक होना चाहिए। ओपेक कहते किसको है, जहाँ से लाइट बिल्कुल ही ट्रांसफ़र नहीं होती। ये 3 टाइप के सरफेसेस आपको 7th क्लास में इसके बारे में डिटेल था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट एंड ओपेक। तो फर्स्ट हिस्सा उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ गया। आपने एक यानी कि ओपेक यानी कि वेजिल ले लिया और आप मूव होते गए वहाँ तक जहाँ तक आप कॉइन नहीं देख सके। इफ़ यस, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द कॉइन टू द आइस। कीप इन माइंड दैट द लाइट रेज ट्रैवल इन द मीडियम थ्रू ए स्ट्रेट पाथ। अब क्या करिए, एक डायग्राम उतारिए जो आपके आँखों से सीधा कॉइन की तरफ जाता। दिस इज एन रफ डायग्राम आई एम ड्राइंग। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर फिर डायग्राम ही नहीं उतार सक रहे हैं आप। एक रफ डायग्राम है जो इस तरीके से आपकी जो लाइट है डायरेक्ट आँखों की तरफ जाती है। तो ये एक रफ डायग्राम हो गया। ये आपका क्या हो गया, ओपेक वेजिल हो गया। ये आपका लाइट का रास्ता हो गया। व्हाट हैपेंड
टू द लाइट रे एट द इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड एयर। यानी कि ये जो लाइट है वाटर और एयर के बीच में अगरचे कि ये क्योंकि स्टार्टिंग में ये एयर है तो एयर है तो आपको डायरेक्ट कॉइन दिख रहा, दिखने के बाद आप थोड़ा दूर चले गए, जाने के बाद क्या करें, कॉइन नहीं दिखे तो पॉइंट पे स्टॉप हो गए, रुक गए। नेक्स्ट केस 2 में आप क्या करिए, इसके अंदर पानी फिल कर दीजिए, पूरी तरीके से पानी फिल कर दीजिए। जो पॉइंट पे आपने रुक गया था उसी पॉइंट से आपके फ्रेंड को बोलना है कि पानी फिल करो। जैसा ही इसके अंदर पानी आप फिल करेंगे तो क्या होता आपको, आपका जो कॉइन है अगेन आपको व्यूज यानी कि फिर से दिखाई देगी। तो फिर से क्यों दिखाई देती, क्योंकि जो लाइट होती है वाटर और एयर के बीच में जैसा ही टच होती रिफ्रैक्शन अक्कर्स होता, रिफ्रैक्शन अक्कर्स होके आपको कॉइन वापस से नज़र आती। तो ये यानी कि आपको पता ही होना चाहिए, हमारे 8th क्लास में एक हमने फर्मेंट प्रिंसिपल पढ़ा था, FERMAT, फर्मेट्स PRINCIPLE, प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल के 2 स्पेलिंग होते हैं, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। ये प्रिंसिपल हमारे फिजिक्स का है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल क्या रहता है ना, PRINCIPAL, वो प्रिंसिपल अलग, ये प्रिंसिपल अलग, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। फर्मेंट प्रिंसिपल क्या कहता कि लाइट एक ऐसा रास्ता तलाश करती जहाँ पे लाइट को जाने में आसानी हो या फिर उन्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका शॉर्ट लगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगे। अगर आपको फर्मेंट प्रिंसिपल के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना है तो आप मेरी 8th क्लास का इसी चैनल पे लेक्चर देख सकते हैं। 6th लेसन है हमारे, यानी कि 8th क्लास का 6th लेसन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। अगर आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं, उसमें आपको फर्मेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड डिटेल में है। लेकिन अभी आप क्या याद रखेंगे फर्मेंट प्रिंसिपल को लेके, कि फर्मेंट प्रिंसिपल उसे कहते हैं लाइट सेलेक्ट शॉर्टेस्ट वे टू ट्रैवल। अगर लाइट के पास 2-3 रास्ते हैं तो उन्हें ऐसा रास्ता तलाश करेगी जिससे वो शॉर्टेस्ट यानी कि कम फासले वाले रास्ते से उन्हें लाइट गुजर जाती या पास हो जाती। तो यहाँ पे उसी लिए क्या होता, जैसा ही लाइट क्या होता पानी पे टच होती तो नहीं सीधा कॉइन पे तेज़ी से चले जाती। तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है फेनोमिना यही है एक्टिविटी नंबर 3 में। केस 1 में जब वो खाली वेदिल थी, आप एक पॉइंट पे पीछे हट के ठहर गए तो कॉइन नहीं दिखी, अपने दोस्त को बोले इसके अंदर पानी फिल करने वाटर, जैसे ही वाटर फिल करे जो व्यू है कॉइन वापस आपको दिखेंगी। कभी प्रैक्टिकल हम कराएंगे तो आपको और अच्छे इसमें समझने आता है। अब देखिए, अब जो रिफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बोला था कि 2 सरफेसेस होने ज़रूरी है रिफ्रैक्शन के लिए, एक तो हवाईच रहती है अपनी, दूसरा एक ट्रांसपेरेंट सरफेस रहता। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का अगर एक डेफिनेशन अगर आप अच्छा मज़ीद लिखना चाह रहे हैं तो ये हो सकता, जो मैं रीड कर रहा हूँ और थोड़ा स्लो रीड करता हूँ, आप चाहे तो सुन के लिख लीजिए। ओके, नाउ द टाइम टू लिसन केयरफुल्ली दिस डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्पीड एट एन interface when light travels from one medium to another resulting in a change in direction is refraction of light. The process of refraction involves bending of light ray except when it is incident normally. So दिस इज एन डेफिनेशन रिलेटेड टू आवर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर योर स्टैंडर्ड। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ये डेफिनेशन लिख ले सकते हैं जो अभी मैंने रीड किया था। अभी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो अभी आप नेक्स्ट कॉपी क्या कीजिए, एक्टिविटी 1, 2 और 3 आपके रीडर में से आप कॉपी कर ले सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 एंड 2 बहुत आसान है, आप कॉपी कर लीजिए रीडर में से। एक्टिविटी नंबर 3 को लेके आप लोग थोड़ा सा रीडर में से स्टडी करके केस 1 केस 2 बना के अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। और ख्याल रहे आप जब भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं अपनी फिजिक्स की रीडर लेकर बैठिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वी विल गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिलेटेड टू द इंटरफेस ऑफ 2 सरफेसेस। यानी 2 सरफेसेस के बीच में जब लाइट पड़ने के बाद होता क्या उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। कंसिडर दैट लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1। लाइट क्या करी, मीडियम 1 से ये एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 से ट्रैवल कर रही विथ स्पीड v1 और उसकी स्पीड क्या है लाइट की v2 है। तो मीडियम 2 विथ स्पीड, अब ये कहाँ पे चले जा रही है और एक मीडियम में चले जा रही, ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई आपको v2 एज शोन इन द फिगर, जैसा आपको डायग्राम में बताया जा रहा। अब ये जो सेकंड मीडियम है ना,
ये सेकंड मीडियम हमारा थोड़ा सा अलग रहता, यानी कि सपोज ये आपको पानी भी रह सकता है या फिर ये पूरा कंप्लीट एक ग्लास भी रहता, और ये मीडियम्स के अपने परफेक्ट नेम्स भी रहते, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ऊपर वाले मीडियम को हम कहेंगे रेरर। आई थिंक ग्रीन मार्कर से आपको तब परफेक्ट नहीं दिखाई देगा, दैट्स व्हाई आई विल गोइंग टू राइट विथ ब्लैक। देखिए इसको हम बोलेंगे रेरर, और ये जो नीचे का मीडियम है इसको हम बोलेंगे डेंसर। तो ये रेरर क्या है, डेंसर क्या है सर? रेरर मीडियम जो है जो नरम रहता, सॉफ्ट रहता, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा SOFT। तो यहाँ पे एयर है, ये रेरर मीडियम में हमारे पास क्या आ रही, एयर आ रही। डेंसर मीडियम यानी थोड़ा सा हार्ड रहता, और यहाँ पे आपको आइदर ये वाटर रहेगा, ठीक है, या फिर ये ग्लास रहेगा, यानी मोटे मोटे ग्लासेस रहते, वो हो सकता, ये जो कंप्लीट मीडियम है। तो अब आपको ये सिचुएशन समझने आ गया कि हम एक दो मीडियम्स कंसीडर कर रहे हैं, एक रेरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। जब रेरर मीडियम में लाइट रह रही तो उसकी स्पीड क्या रह रही, V1 रह रही, और डेंसर मीडियम में उसकी जैसा ही उन्हें डेंसर मीडियम के अंदर चले जाती उसकी स्पीड हो गई V2। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो रीजन है उसका REASON, रीजन जो है इसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने का क्या है, बोलिए आप। स्पीड जो है लाइट की चेंज हो रही, इसकी मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन ये है स्पीड चेंज होने का लाइट के, कि यहाँ पे लाइट क्या हो रही, बेंड होती, यानी कि लाइट क्या होती, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछ सकता, इंटरलिंक है एक दूसरे से। वाई लाइट बेंड, यानी कि लाइट बेंड कहीं, यानी आप देख सकते हैं जो लाइट है स्ट्रेट नहीं रहती। अगर इसको होना ये चाहिए था कि यानी ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि थोड़ा सा ऐसा कर्व आ जाती। तो आपको कभी पूछ सकता वाई लाइट बेंड्स इफ इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो आप आंसर क्या लिखना, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, दैट्स वाई द लाइट बेंड बोल के लिखना है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता, वाई द स्पीड ऑफ लाइट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट कहीं को चेंज होती व्हेन इट्स ट्रैवल वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से अनदर मीडियम को जा रही। तो जब क्या होशियारियों से लिखना आपको, बिकॉज इट बेंड्स, यानी कि वो बेंडिंग होती है, इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई थिंग्स। दो क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर स्पीड कहीं को चेंज हो रही बोल तो आप क्या लिखना, लाइट बेंड हो रही, उस वास्ते स्पीड चेंज हो रही। लाइट बेंड क्यों हो रही बोल के पूछा तो उन्हें आप लिखना कि उसकी स्पीड चेंज हो रही, उसके वास्ते उन्हें बेंड हो रही लाइट। तो इंटरलिंक क्वेश्चन है एक दूसरे से ये। वैसे ये बहुत ज़्यादा हायर क्लासेस में आपको ये रीजनिंग पूछता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते कि लाइट का जो है जो पाथ है, रास्ता स्ट्रेट होने का थोड़ा सा उसका कर्व हुआ है। Now we have to see that the ray of light deviated from its path at the interference. Draw a normal at the point of incidence as shown in the figure. अब यहाँ पे देख सकते जो इंटरफेस, इंटरफेस किसे कहते हैं, जो दो मीडियम्स अलग हो रही हैं। एक इमेजिनरी लाइन है जो रेरर मीडियम को डेंसर मीडियम से अलग कर रही है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस को जैसा उन्हें टच होते ही क्या हो रहा, दो चीज़ें हो रही हैं, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता थी, स्पीड भी थोड़ा सा डिविएट होती या फिर बेंड होती। इसको और एक वर्ड भी हम बोलते हैं यहाँ पे बेंड को, डिविएट। ये ग्रीन मार्कर से थोड़ा फिक्का दिख रहा होगा आप लोग, संभाल लो जरा, ठीक है, डिविएट। तो यहाँ पे जैसा ही इन्हें इंटरफेस पे पड़ी थोड़ा सा हटी। अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जहाँ पे इन दोनों मिल रहे इंटरफेस, एक इमेजिनरी लाइन सपोज करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, NORMAL, नॉर्मल। तो अब यहाँ पे आपको तो पता है, लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट मेड बाय इंसिडेंट रेज विद नॉर्मल एंड आर बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। दिस एंगल आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ये जो लाइट है, ठीक है, ये लाइट क्या हो रही, जैसा ही यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है तो उन्हें एक एंगल बन रहा, उसको हम आई सपोज करते। ये इंसिडेंट रे का एंगल है तो इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट बोलते। और एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, आर सपोज करते। तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब आपको बोलता है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 1 मार्क्स में पूछता, तो आप क्या बोलना, व्हेन लाइट रेस इज इंसिडेंट ऑन दी डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम पे पड़ी ना ने, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते आप क्या बोलना, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट।
उसके बाद नेक्स्ट पूछ सकता हूँ व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपना क्या बना, द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू नीड टू रिमेंबर। व्हाट इज डेंसर मीडियम, व्हाट इज रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम इज द मीडियम विच हैज हार्ड एंड the example for denser medium is water or glass. What is rarer medium? Rarer medium is the medium which have soft. The example for rarer medium is air. Okay. On the basis of this activity we have one thing named as refractive index. ठीक है, refractive index कहते हैं हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हैं एक कंप्लीट फार्मूला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसका फार्मूला क्या है, स्पीड, SPEED, स्पीड ऑफ लाइट, LIGH, लाइट इन वैक्यूम, VACCUM, बाई स्पीड ऑफ लाइट, देख सकते हैं आप लोग बहुत आसान है, इन मीडियम। अब यहाँ पे वैक्यूम क्या है, मीडियम क्या है भाई बोल तो, वैक्यूम बोल तो आप यानी कि एयर को सपोज कर लो, या फिर एयर जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता उसको भी आप सपोज कर सकते। वेरस आपको यानी कि इन मीडियम बोलते, मीडियम में आपको या तो सॉलिड लिक्विड दो में से एक रहता है, गैस भी रह सकता। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं मालूम हम, N = C/V। यहाँ पे N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, C क्या है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वेरस V क्या है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका और एक नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं इसको, ABSOLUT, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ समझने आ रहा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग मटेरियल का क्या होता, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ फिर आगे स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ। देखिए एयर का जो, और वन मोर थिंग यू नीड टू नो, हर चीज़ के एक यूनिट रहते बोलता हूँ था मैं, आपको पता है कि हर चीज़ के एक अपने यूनिट है, मैं बोलते रहता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डोंट हैव एनी यूनिट। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूजुअली यूनिट नहीं होते, जैसा हर चीज़ के एक अपने यूनिट होते हैं, मैं कहते रहता हूँ मेरे लेक्चर्स में। जैसा कि अगर आप वेजिटेबल परचेस कर रहे हैं तो केजीस या फिर ग्राम्स में ख़रीदोगे, वैसे ही अगर आप लिक्विड थिंग्स खरीदोगे तो लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स में परचेस करोगे। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होते। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये इट इज़ एन रेशो, ये एक रेशो है बिटवीन वैक्यूम एंड, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना वैक्यूम और मीडियम के बीच का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मटेरियल्स के, जैसा कि मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, साथ ही साथ आपको एक सेकंड बोल भी देता हूँ, आपको ये टेबल याद कर लेना है। लुक एट द स्क्रीन, आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको 1.003, 1.0003 यानी कि 1.3 मरतबा 3 टाइम्स 0 है, इसके बाद 3 है। आइस यानी कि बर्फ़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.31, वाटर का है 1.33, केरोसिन का है 1.44, फ्यूज्ड कॉच का है 1.46। ये फ्यूज कॉस्ट क्या रहता है आप समझ सकते हैं, एक पत्थर का एक क्रिस्टल समझ सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है टर्पंटीन ऑयल, ये ऑयल यूजुअली हम कलर्स में मिलाते हैं अपने जो घर को या फिर स्कूल्स को करते, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको है 1.47। और एक है क्रॉन ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, बेंजीन का है 1.5। और इसके बाद कैंडेला बेल्सम, ये एक मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। रॉक सॉल्ट का आपको दिखाया जा रहा है 1.54, कार्बन डाई सल्फाइड का आपको है 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास का है 1.65, रूबी यानी एक टाइप का हीरा होता है रूबी भी, उसका है आपको 1.71 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक है सफ़ायर, सफ़ायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायमंड, ये भी एक डायमंड का टाइप होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.77। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारा डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे है 2.42। बॉक्स देख लिए, अब मेरी तरफ देखो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, सबसे कम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे को यूजुअली है
एयर का जो 1.0003 है, वेरा सबसे ज़्यादा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और ये किसका है? डायमंड का है। एक मरतबा मैं लिखा भी देता हूँ, एयर का और डायमंड का मैंने लिखा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, यहाँ पे एयर में जो लाइट होती है वो हिसाब से रहती, यानी कि उतनी ज़्यादा चमकदार नहीं रहती, वेराज डायमंड में जो लाइट होती है बहुत ज़्यादा चमक जाती। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं किसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ के है उसका आपको चमक यानी कि जो शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा होती। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही। आगे के क्लासों में बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़ा देता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बोलना चाहूँगा ताकि आपको इंटरेस्ट हो। आगे शायद मैं आने वाले सेशन में 2 से 3 टॉपिक पढ़ाऊँगा। एक टॉपिक क्रिटिकल एंगल की रहती, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की रहती और एक मिरेक, ये चीज़ें पढ़ाता हूँ। फिर उसके आगे और बहुत सारे चीज़ें हमारे 9th क्लास के 4th लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस में। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। यू आर वॉचिंग अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम सैयद राशिद, physics chemistry teacher and lecturer in this organization. Maintain most, have a great time, take care, thank you.